हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय सेल्फ भानुधिकारी एंड आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे सर? स्टार्ट क्या करें बेटा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था सर? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ईएमएफ और पोटेंशियल के बारे में जाना था। तो बेटा आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ईएमएफ याद है ना, जब पूरे सर्किट के दौरान कंप्लीट राउंड ट्रिप में जो वर्क डन करेगा चार्ज को मूव करने में, वो हमारे पास ईएमएफ। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जब हमारे पास सेल ओपन रहता है, सॉरी सर्किट ओपन रहता है ना। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। एक बार लास्ट लेक्चर जरूर देख के आना, काम आएगा, है ना। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो चलते चलते हम लोग जा रहे थे, रास्ते पे भेलपुरी खा रहे थे। जाते जाते एक साइंटिस्ट मिले। साइंटिस्ट कौन से थे? मिस्टर ओम। हाँ जी, ओम साहब मिले। ओम साहब जब आपको मिलेंगे तब आपको कुछ बातें बताएंगे और उनकी बातों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो करते हैं, पहुंचे ना पहुंचे ये तो अब आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी है। मैंने कैसा बताया है ना, बिल्कुल ये बात डिपेंड करती है। खैर मैं कोशिश करता हूं, ऐसे आप भी कोशिश कर लो थोड़ी सी। चलिए, ओम्स लॉ, इन्होंने बेटा रिलेशन बताया बिटवीन वी एंड आई। सारा तोतलापन आज ही किया है क्या मेरा? बिटवीन वी एंड आई क्या बताया ना? इन्होंने बोला द potential difference across any two end या across the circuit, किसी भी दो एंड पे बेटा, या पूरे सर्किट में कोई भी दो एंड पकड़ लो, across the circuit is directly proportional to the amount of current flowing through the circuit। इन्होंने बोला कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में किसी भी दो पॉइंट पर या किसी भी दो एंड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उससे कितना करंट आपने दिया, उस सर्किट में कितना करंट आपने दिया। तो यानी कि ये कहना चाह रहे थे हमसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। और जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ I के, तो आपको एक साइन हटाना पड़ता है प्रोपोर्शनल का। थर्ड क्लास में बताते थे ना कि V इज इक्वल्स टू IR, और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है आपके पास, वो क्या है बेटा? आपका R। मेरे को लग रहा है शायद इंक थोड़ी सी कम हो गई है। सुनते रहिए, कहानी को सुनते रहिए, इंक तो डाल दिए। तो V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ पर R क्या है बेटा? आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये R आप लोगों का होता है रेजिस्टेंस। हाँ जी, रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो पहले ओम्स लॉ की डेफिनेशन समझ में आती है बेटा। क्या बोलता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है सर किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी दो पॉइंट के एंड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आप कितना करंट दे रहे हो उसको, है ना। अब जब आप लोगों को इतना समझ आ ही गया, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। R हमारे पास यहां पर रेजिस्टेंस है, R हमारे पास यहां पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो याद रहे ये V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, नो। लेकिन किसी ना किसी फैक्टर पे तो डिपेंड कर ही रहा होगा। देखते हैं। देखिए बेटा, ऐसा पाया गया कि रेजिस्टेंस जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। कैसे? अभी सबके बारे में जानेंगे। उससे पहले रेजिस्टेंस पढ़ तो लें। क्या है रेजिस्टेंस? क्या है? देखो बेटा, मैं अगर यहाँ पे आराम से अपने हाथ को इधर लेके जा रहा हूं तो इट मींस मेरा हाथ आराम से जा रहा है, यहाँ पे मेरे हाथ को रोकने वाली चीज कम है। लेकिन सपोज करो इसे रूम में पूरा पानी भर दूंगा, स्विमिंग पूल बना दूंगा। तैरना तो नहीं आता मेरे को, थोड़ा बहुत आता है, हाथ पैर मारूंगा, बच गया तो ठीक है, वरना भाई मर गए तो तर गए, है। तो जैसे कि मैंने हाथ डाला, चला गया, लेकिन पानी में लेके जाऊंगा तो बेटा ऐसा होगा कि शायद थोड़ी सी मुश्किल है। तो ऐसा लगेगा ना मुझे कोई मेरे हाथ को रोक रहा है, मेरे हाथ को फ्लो होने में कोई रोक रहा है। तो जो हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, जो रुकावटें हैं, वही रेजिस्टेंस है। करंट खेल भी सेम, जो करंट को फ्लो होने से रोके, वो रेजिस्टेंस। और ऐसा डिवाइस
जो इसे मदद करता हो, यानी करंट को फ्लो होने में रोकने में मदद करता है, वो रेजिस्टर। डिवाइस का नाम रेजिस्टर और प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, रेजिस्टर रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी उस रेजिस्टर की जिसकी वजह से वो आने वाले करंट को रोकने की कोशिश करता है, रोक देता है, क्योंकि उसका यूज भी तो करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास V = IR आता है। अब ये रेजिस्टेंस पाया गया, जैसे जैसे आप लोग लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता है। यानी कि अगर मैं सपोज कीजिए एक वायर है, मान लीजिए, अब आप कह देंगे सर ये तो फीता सा लग रहा है, बेटा फीता ही है। मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ पहले सपोज कीजिए इतनी थी। अब लटकती को मत देखो, मेरे दो हाथों के एंड के बीच पॉइंट देखो। अब आपने इसकी लेंथ बढ़ा दी तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यानी कि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है सर इसी वायर का आपने सपोज कीजिए इतनी लेंथ थी, पूरी लेंथ है ना, अब इसके एरिया को मैं इंक्रीज करता हूं, इसके एरिया को इंक्रीज करता हूं, यानी कि चौड़ा करता हूं, मोटा करता हूं। सपोज कर लो ऐसे कर दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और इसका एरिया दिख रहा है ना, एरिया बढ़ गया ना, पहले एक बार एरिया को इंक्रीज कर दिया। तो जब मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूं तो देखा गया कि रेजिस्टेंस घट जाता है, यानी कि एरिया के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, है ना। और ऐसा देखा गया, अभी हम लोग टेम्परेचर का फैक्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, टेंशन ना लो। टेम्परेचर के केस में जनरली रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट आप लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस चेंज करता है। देखा तो ही गया, तो रेजिस्टेंस चेंज करता है विद टेम्परेचर। और जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास आता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपसे पूछा जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो आप लोगों के सामने ये 4 पॉइंट रखने। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे? मान लीजिए आपके पास एक वायर है, 1 मीटर कॉपर का, 1 मीटर एल्यूमिनियम का, दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे बेटा, क्योंकि आपने नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर दिया। एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का है, तो जब मटेरियल नेचर चेंज हो गया तो इसका मतलब उनकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल। अब यहां पर जब आपने R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L लिखा और R डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया लिखा, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपके पास देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो आप लिख सकते हो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। और इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, जैसे यहां हटाने पर, कहां गए भाई साहब, यहां हटाने पर एक कांस्टेंट आए थे, तो यहां पर भी एक कांस्टेंट आएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस बार के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मेहमान होंगे रो। अरे रो क्यों रहे हो अभी से, अब तो मजा आएगा। तो आपके पास R की वैल्यू बन जाएगी रो L/A, तो R इज टू रो L/A, यहां से आ जाता है। और हमारे पास इस रो को क्या नाम देते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं रो को? रेजिस्टिविटी। इसका एक और नाम होता है, जहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं रेजिस्टेंस सुन के, बट बेटा इसी का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी को बोला जाता है। तो R इज इक्वल्स टू रो L/A, यहां से आता है। अब रो ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन याद रखिएगा आप लोग कि लेंथ और एरिया चेंज करने पर रेजिस्टेंस तो चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है विद एरिया और लेंथ के साथ, बट मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल पे डिपेंड करती है, इट चेंजेस और टेम्परेचर के साथ, हाँ जी, विद टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, इन दोनों चीज पे तो डिपेंड ये भी करता है।
आप लोग कह रहे होंगे सर वहां तक क्यों नहीं चले जाते? बेटा यहाँ पे एक ना टेबल रखी हुई है जिससे मेरे को मार्कर है ना और इंक वगैरह ये सब चीजें पड़ी हुई, तो मैं पहुंच नहीं पाता हूँ, तो यहीं से लिखना पड़ता है। तो इट चेंजेस विद टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब अगर मैं इसी को मैंने पूछा था ना आपसे कि अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ है तो लेंथ बढ़ाने पर क्या होगा सर? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ पर ये एक वायर है, मान के चलना है आपने, इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पर कुछ थी, तो बताओ यहाँ पर क्या होगी? सर लेंथ बढ़ाया, रेजिस्टिविटी पे घंटा फर्क नहीं पड़ना। हाँ जी रेजिस्टिविटी सर ये वायर तो सेम ही है ना हर जगह, वायर तो हर जगह सेम है। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, कहीं से देख लो, देख लो तुम देख लो, ये देख लो, स्किपिंग कर दूं मैं पूरी है। अब चेंज ही नहीं होना भाई, तो नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब रो चेंज नहीं होता, रो चेंज नहीं होता हमारे पास लेंथ और एरिया के साथ। इतनी चीजें क्लियर है? पक्का? मिटा दूं इसको। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ की डेफिनेशन, ये छोटी मोटी उससे डेरिवेशन जो आती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के पास यहां से V इज इक्वल टू आई आर आया, अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर अगर आ गया, अच्छा यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखा रहता है, कीपिंग द फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, है ना, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑन कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग द फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट, ऐसे भी मिल जाएगा आपको। समझ गया ना? क्योंकि टेम्परेचर बदल देंगे तो भाई साहब ये तो हमारे पास गलत हो जाएगा डेफिनेशन। टेम्परेचर बदल देंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, कीपिंग कांस्टेंट। अब यहां से अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर लिखता हूं तो R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सर? R की वैल्यू बन जाती है V अपॉन I। और रेजिस्टेंस अगर 1 ओम करना हो तो सर ये तो आपने बता रखा है, मैं अगर इसको 1 करना है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो आप लोग क्या करेंगे? When the potential difference applied across a conductor is 1 volt and current flowing through it is 1 ampere, ये 2 नहीं 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm। जब किसी भी कंडक्टर से आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करेगा और उस समय उसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट करेगा फ्लो, तो आपके पास आने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। कैसे आती है आइए इस बात को देख लेते हैं। R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, तो भैया रो क्या हो जाएंगे? R इंटू ए बाय एल। रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मीटर में काट देंगे तो ओम मीटर आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं आनी चाहिए। आगे चले, आगे हमारे पास इसी डेफिनेशन को मैं यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं। आप लोगों को बड़े ध्यान से इत्मीनान से चीजों को समझते हुए चलना है। देखो मजाक अपनी जगह नहीं, मतलब बहुत जगह है मजाक तो होता ही। सर जिंदगी मजे ले रही है हमसे, हम क्या करें? नहीं बेटा, जिंदगी को तो मजे लेने दे रहे हो। सर करें नहीं तो क्या? लॉकडाउन लग रखा है, घर पे बैठने का मन नहीं करता, बाहर हम सर मिल नहीं पाते किसी से जिससे कभी कभार मिलने जाया करते थे। अबे तो ठीक तो है ना, कोरोना है, दूर रहो। बाकी भाई सारे काम थोड़ा संभाल के करना, कोरोना आ चुका है। सारे काम मतलब मिलने जुलने के, बाकी तो यार अब तुम ही जानते हो क्या करते हो। मैं तो भाई शरीफ बच्चा हूँ, दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे कितनी शराफत है। हाँ तो वापस आ जाते हैं। मैं आपके पास था V इज इक्वल्स टू आई आर के पास था, V इज इक्वल्स टू आई आर के पास था। यहां पर मैंने आपको R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए के बारे में भी कुछ चीजें बताई थी अभी कुछ देर पहले। यहां पर ये रेजिस्टेंस है, यानी कि जो चीज को रोक रहा है फ्लो होने से, जो करंट को रोक रहा है, वो आपका रेजिस्टेंस है। तो कोई भी ऐसी चीज
जो करंट को आसानी से फ्लो होने दे, वो इसका उल्टा ही होगा। यार अगर कोई चीज रोक रहा है और कोई चीज फ्लो नहीं दे रहा है तो उल्टा ही बात कर रहा है ना। तो मैं अगर पैर पे खड़ा हूं भी सिर के बल खड़ा हो जाऊं ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे होके, फिर उल्टा हो गया ना, ये तो बोलोगे। तो कहानी इसकी भी है, रेजिस्टेंस अगर रोक रहा है तो इसका उल्टा जो होता है बेटा वो होता है कंडक्टेंस। क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी बाय विच इट अलाउज, इट इज द ease by which it, ओहो एच इतनी दूर क्यों चला जाता है, by which it allows the current to flow through it। भाई कंडक्टेंस का मतलब क्या है कि आराम से, कितने आराम से उसमें से करंट जा रहा है, वो हमारे पास कंडक्टेंस। यानी कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो सर इसकी फिर मेरे को अगर डेफिनेशन लिखनी हो, ये तो नहीं सर, इसका फॉर्मूला लिखना हो, ये तो ना सर, ये तो रेजिस्टेंस का है, तो रेसिप्रोकल भी तो कर दो, 1/r कर देते हैं। 1/r इज इक्वल्स टू a बाय रो एल। 1/r को हम लोग क्या लिखते हैं? G, जो कि हमारा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? G इज इक्वल्स टू a बाय रो एल। ठीक है, ये कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? मोह। जैसे उसकी ओम है ना, रेजिस्टेंस की ओम है, इसकी है मोह। OHM को उल्टा लिखो, क्या आएगा? मोह। तो उन्होंने कहा ये सब मोह माया है। मैं बोल दिया था तुमसे मोह माया, मानते तो नहीं मेरी बातों को, देख लो खुद कह रहा है, टॉपिक कह रहा है, मिलो मत किसी से, मोह माया है सब। तो इस मोह माया से दूर रहो। मोह, या इसको बेटा हम लोग ओम इनवर्स भी लिख देते हैं, है ना? ओम इनवर्स भी लिखते हैं बात से। अच्छा, आपको कंडक्टेंस तो समझ आ गया। इसके बाद जो आता है बेटा, जैसे कंडक्टेंस आता है, रेजिस्टेंस आता है उसका उल्टा कंडक्टेंस, ऐसे ही जैसे रेजिस्टिविटी आती है उसका उल्टा, ये क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी वाले भैया का रेसिप्रोकल है भैया। यानी कि यहां पर मैं अगर रो को लिखता हूं तो सर आपके पास रो की वैल्यू आती है R इंटू ए बाय एल। तो रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी लिखनी है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय रो। तो ये कितना हो जाएगा? L बाय आर ए, L बाय आर ए। तो ये हमारे पास किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा से। तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? L बाई आर ए। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती थी? ओम मीटर। इसकी क्या हो जाएगी? पर ओम पर मीटर, या मोह पर मीटर। मोह, मोह माया है सब मोह। तो ये हमारे पास कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कितना सिंपल। रेजिस्टेंस निकाल दो, उसको 1/r कर दो, इतना क्यों याद रख रहे हो? रेजिस्टिविटी निकाल दो, उसको 1/r कर दो, हो गया। कंडक्टेंस आ गई, कंडक्टिविटी आ गई, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई, खत्म। कोई दिक्कत? अब हमारे पास जो एक छोटू सा टॉपिक जो बचता है, टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं सबके, पहले एक बार टॉपिक क्लियर कर दूं, फिर इसके बाद ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म वगैरह, रेजिस्टेंस, अभी 2 लेक्चर का फिर धुआंधार एक पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल का। टेंशन नहीं, सारे कांसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। कहीं ये सोच रहे हो कि सर इस लेक्चर में न्यूमेरिकल कहां है? अरे भाई साहब, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन टाइम पे खाना चाहिए उस फल को। कहीं सब्र करते रह जाओ, पता पड़े फल ही सड़ जाए, मतलब आया था फल सड़ जाए। तो कहने का मतलब है काम करते रहिए धीरे धीरे और अच्छे तरीके से। चलिए, अब मैं आपके पास जो अगला टॉपिक लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं करंट डेंसिटी का।
किसका? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है सर? करंट डेंसिटी क्या हो सकती है? कितनी घनी करंट है। डेंसिटी मतलब घनत्व। ये बात तो सर सही कह रहे हो बेटा, यही तो है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट flowing through a surface, flowing through per unit surface लिख दो, per unit surface, flowing through a area of per unit surface, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया, उसके अगर आप इसको लिखेंगे आई, करंट डेंसिटी सॉरी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा करंट पर यूनिट एरिया। कितना करंट उसके यूनिट एरिया। छोटे से क्वेश्चन के जो आपने मान रखा है, मान के चलिए आपके पास ऐसे आई करंट जा रहा था, रास्ते में जाते जाते इसे एक एरिया मिल गया ये वाला, तो इसकी करंट डेंसिटी कितनी होगी? आप कहोगे सर कितना करंट जा रहा है इसके एक किसी यूनिट एरिया से, किसी एक यूनिट एरिया से, किसी भी आपकी मर्जी, कोई सा भी। मैंने ये उठा लिया, सपोज करो मैंने उठा लिया, तो ये यहां पर ऐसे जाएगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहां पर इसका जो एरिया है वो इधर जा रहा है, करंट ये आई, तो करंट आई जे कितना हो जाएगा? आई बाई ए। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। सिंपल। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, छोटा सा बढ़ा देता है, बस छोटी सी लाइन बढ़ा देता है। क्या? अगर आपका ये सरफेस इसके साथ कोई एंगल बना रहा है, कहने का मतलब बेटा, पहले मेरे पास कोई गोल सी चीज तो है, बाल काफी अच्छे हैं, तो पहले मान के चलिए इधर से ऐसे आ रहा था और करंट के साथ ये आपके सामने मैं मार्क कर रखता हूं, ये ऐसे एंगल बना रहा है, यहाँ पे आया करंट और लग रहा है, लेकिन अब करंट तो अब भी सीधा जा रहा है, जब इसने करंट के साथ ऐसे हो गई रबर बैंड, यानी कि अब जो ये एरिया दिखाना चाह रही है इधर की तरफ जा रही है इसकी, लेकिन करंट तो अब भी सीधा ही जाएगा। ये देखो रबर बैंड तो हो गई टेढ़ी, रबर बैंड टेढ़ी हो गई, पहले ऐसी थी ना, उसी की डायरेक्शन में जा रही थी, अब ऐसे टेढ़ी हो गई, तो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि जब आप इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दोगे तो इसका एरिया इधर चला जाएगा, और करंट के साथ अगर ये थीटा एंगल बनाएगा ही ऑब्वियसली, चेंज करेगा ना, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? a cos थीटा, तो ये a cos थीटा आ गया, तो यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया क्या आ जाएगा? a हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट से कोई दिक्कत नहीं, इस a sin थीटा से आपको कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ देखेंगे ना, करंट तो इधर की तरफ चेंज हुआ है, इससे चेंज हुआ है, इस वाले वैल्यू से चेंज हुआ है, इससे थोड़ी सा चेंज हुआ है, तो हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया, अगर ये एंगल बनाता है कोई एंगल थीटा, तो आपके पास J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I बाय a cos थीटा, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? J इंटू a cos थीटा, J a cos थीटा हो जाएगा। और आप लोगों ने थर्ड चैप्टर क्लास जो भी तुम्हारी थी पिछली वाली, अरे 11th, उसमें पढ़ा था ना, a डॉट b बराबर होता है a b cos थीटा के, तो ये a b cos थीटा वाली वैल्यू आ रही है, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? J डॉट a, खत्म, cos थीटा को J डॉट a लिख सकते हैं, डॉट बड़ा सा बना देना, तो इसका मतलब करंट इज द स्केलर प्रोडक्ट, देखिए राइट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर होता है, पता है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है I इज इक्वल टू J डॉट a की, तो यहां पर हमारे पास एक टॉपिक छोटा सा खत्म हो जाता है, ये हमारे पास खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये करंट डेंसिटी, कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, वो करंट डेंसिटी है ना। अगर थीटा एंगल बनाएगा तो ये वैल्यू I इज इक्वल टू J डॉट a, इतना सा टॉपिक है, छोटू मोटू सा है, गोलू सा, बड़ा आराम से मस्त टॉपिक है। कोई दिक्कत आई? अगर आई तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप उसमें डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब देने की। आई होप लेक्चर वाज प्रीटी मच क्लियर टू यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। समझ गए आप? टिल देन कब अगली वीडियो तक मिलेंगे फिर से, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।